वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, पॉलिटी की भी, इंग्लिश हिंदी दोनों के कंपाइलेशन चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइए समझते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। आपको पता हो, हमारे आसपास की जो एयर होती है उन सब में वेट होता है और वो सारा एयर जो होता है हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, है ना। जो भी हमारे आसपास की एयर होती है वो लगाती है। और एक और डेफिनेशन जो साइंटिफिक है वो क्या है? द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट, जहाँ भी लग रहा है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर, मतलब हवा का जो वेट होगा वही होगा, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जितनी जगह पे हवा का अभी बताया ना जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसी को बोलते हैं उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल से हमेशा इसको मेज़र करते हैं। एक सी लेवल का प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसने? इटालियन जो साइंटिस्ट थे, टॉरिसेली नाम याद रखिएगा, टॉरिसेली। इन्होंने क्रिएट करी थी एक डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। किसने करा था? टॉरिसेली ने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एच डी जी या एच जी एच, मतलब एच डी जी का मतलब क्या होता है? डी डेंसिटी हो गई, इसको तो रो बोलेंगे पर आप एच डी जी भी याद रख सकते हो। डी डेंसिटी हो गई या रो डेंसिटी हो गई, जी ग्रेविटी, एच हाइट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा जो हाइट पे लगता है, ठीक है। In the experiment is found that mercury column in barometer has a height of above 76 centimeter at sea level equivalent to 1 atmosphere। मतलब सी लेवल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जब किसी हाइट पे जाओगे तो वो बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको दूसरा जो याद रखना है, एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। एक बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। एक सेकेंड। और एक बार होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। द लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो भी गैसेस की लेयर है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सडन ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ स्टॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? पहली चीज़, बैरोमीटर का यूज़ करा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने में। किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। और अगर बैरोमीटर में एकदम से ड्रॉप आ जाता है, एकदम से मरकरी गिरने लगती है, उसकी पारा गिरने लगेगा, तो इसका मतलब होता है क्या आने वाला है? एकदम स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वेदर ख़राब होने वाला है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है कई बार कि अगर बैरोमीटर की डिवाइस में पारा नीचे गिर रहा है, मरकरी नीचे गिर रही, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बारिश आने वाली है, ठीक है। अब आ जाइए, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? ये लिखा हुआ है, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा होगा आपने कि किसी का भी मास क्या है उतने पर वॉल्यूम में। अब देखिए, आप जैसे आप लकड़ी पानी में फेंकोगे नहीं डूबेगी, सुई डूब जाती। क्यों? क्योंकि सुई की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है लकड़ी से ना, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। डेंस नाम ही से पता चल रहा है, डेंस। डेंस मतलब जिसमें पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज पैक होंगे। अब जैसे मैंने सॉलिड बोला और लिक्विड बोला, कौन ज़्यादा डेंस होगा? सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज पैक है, पानी में डालो डूब जाएंगे, है ना। तो सॉलिड का मतलब होता है जिसमें डेंस पार्टिकल होगा, ठीक है। अब जैसे एयर और वाटर, कौन ज़्यादा डेंस होगा? वाटर ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। यूनिट याद रखना डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा कह रहा है लिक्विड जो होते हैं आर इनकम्प्रेसिबल, सो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सारे प्रेशर्स पे एक जैसी ही होती है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी इक्वली होती है सारे प्रेशर पे, ठीक है। और देन जो डेंसिटी होती है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1 × 10⁻³ kg मीटर की पावर -3। क्या होती है? 1 × 10⁻³ kg -3। याद रखना है इसको आपको।
चलिए, अब जो आपको याद रखना है, प्रेशर विद इन लिक्विड क्या होता है फॉर्मूला, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर पड़ता है HdG, क्या होता है HdG, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, चाहे पानी के अंदर हो चाहे माउंटेन के ऊपर हो, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। HdG याद रखना, H होती है हाइट, D डेंसिटी, G ग्रेविटी, ठीक है। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कहने का आप ग्लास में पानी भर दो, ठीक है, वो सब जगह समान प्रेशर ही लगाता है, सब जगह समान प्रेशर लगाएगा। पर अगर लिक्विड में यहाँ छेद कर दो, है ना, और यहाँ छेद करो, तो आप देखोगे यहाँ ज़्यादा पानी गिरेगा, यहाँ कम हाइट तक जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ने पे क्या हो जाता है, उसका प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड इन सेम डायरेक्शन, ठीक। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विद इन द कॉन्टैक्ट। अब देखो ना, प्रेशर हमेशा ऐसे ही तो लगेगा, परपेंडिकुलर। और लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड एरिया ऑफ सरफेस। अब चाहे कटोरा हो इतना बड़ा, चाहे ग्लास हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, या वो सब पे वाटर का प्रेशर एक समान लगता है। तो आप क्या समझे कि जो प्रेशर लगता है वाटर में वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, साइज़ और शेप पे उसकी डिपेंड नहीं करेगा जिसमें वो लिक्विड है, ठीक है, और सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक समान लगेगा, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, सरफेस टेंशन। अब जैसे इसको देखिए, ओ बॉय, आप कहोगे वाह 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 वाह, इसके बाल अभी देख रहे हो आप एकदम वेट हैं, ठीक है, और इसके भी देख रहे हो एकदम वेट हैं, और इधर देखो इसके एकदम सूख गया, कुछ फ़र्क दिख रहा है, देख रहे हो ये बाल कितने घने, मतलब कितने दूर दूर बड़े दिख रहे हैं ना, और इसमें देखो छोटे दिख रहे हैं। तो यही सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या करता है, पहली चीज़ याद रखना, सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड में होता है। किस में होता है? लिक्विड में होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एरिया को कम कर देता है, खिंचाव पैदा करता है ना, एक टेंशन पैदा करता है, टेंशन के थ्रू इसकी पानी में क्या खिंचाव आता है तो एरिया कम हो जाता है। तो एक देखो देखो आप, इसके बाल भी भीग गए ना, तो अब ये क्या हो गया, बाल चिपक गए हैं, खिंचाव आ गया। अब ये मस्त ड्रायर यार मारेगी तो बेहतरीन बाल फिर लहराएगी, बेहतरीन है। तो यानी आप क्या समझे, ड्रायर मारने का मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है, सरफेस टेंशन लिक्विड में होता है, एक खिंचाव पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने देखा होगा दाढ़ी वाला ब्रश, देखा होगा, उसको जब पानी में डालो तो एकदम चिपक जाता है ना, चिपक जाता है, और बाहर निकालो जब उसका पानी खत्म होता है, सूखता है, तब वो फैलता है, एरिया कम कर देता है। यही पेंट के ब्रशों में भी होता है, पेंट का ब्रश देखो ना, चिपक जाता है एकदम, है ना, सरफेस टेंशन की वजह से एरिया कम हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन पे, सरफेस टेंशन इज अ इलास्टिक टेंडेंसी, इलास्टिक मतलब कम ज़्यादा होना, ऑफ अ फ्लूइड सरफेस, फ्लूइड सरफेस मतलब लिक्विड जो भी हो गया, विच मेक्स इट टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस पॉसिबल, मतलब कम एरिया लेता है। इलास्टिक टेंडेंसी मतलब कम ज़्यादा हो जाता है, सुखा दो बढ़ जाएगा, गीला कर दो कम हो जाएगा। मेज़र करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो लगता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड की, डिपेंड करती है उसके नेचर पे। पहली चीज़, लिक्विड कैसा है, थिक है या पतला है। अब जैसे हम इसके बाल में मैं जेल लगा दूं तो और बाल चिपक जाएंगे, है ना, पानी की अपेक्षा जेल देखते हो एकदम और एरिया को कम कर देगा। टेम्परेचर बढ़ा दो तो बाल मस्त सूख जाएंगे, फैल जाएंगे, एरिया बढ़ जाएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर पे, एंड मीडियम प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ लिक्विड सरफेस, माध्यम क्या है उसका, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज होता है राइज इन टेम्परेचर, अभी बताया ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ड्रायर मारोगे, बाल सूखते जाएंगे, एरिया फैलता जाएगा, ठीक है। जीरो हो जाता है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। आइडियल फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन, ठीक है, पहली चीज़ याद रखना, जो अच्छे फ्लूइड्स होते हैं उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, जीरो होती है, जो आइडियल होते हैं, ठीक है, मतलब वो आपके बाल को चिपकाएंगे नहीं, एरिया कम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन कम होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, और फ्लूइड जो होता है सरफेस टेंशन जीरो उसका होगा जो आइडियल फ्लूइड्स होगा, ठीक है। इफ़ द लिक्विड हैज़ निग्लिजिबल वेट, किसी लिक्विड का निग्लिजिबल वेट है, इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल, ठीक है, उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, जैसे रेन ड्रॉप देखा होगा आपने। तो जिनका भी वेट एकदम निग्लिजिबल होता है उनका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है।
इफ़ द लिक्विड हैज़ नेग्लिजिबल वेट इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल, ठीक है। जैसे रेन वाटर ड्रॉप है, सोप बबल है, याद रखना। इन सब लिक्विड, फिर से बता रहा हूँ, जिन भी लिक्विड का नेग्लिजिबल वेट होगा उनका शेप स्फेरिकल होगा कम्प्लीटली, जैसे रेन वाटर है, ठीक है, और आपका सोप बबल है। द रीज़न इज ड्रॉप्स ऑक्यूपाई दैट फॉर्म इन विच द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम, क्योंकि उनमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इफ़ ओनली सरफेस टेंशन एक्ट ऑन अ ड्रॉप, अब जैसे समझो सिर्फ सरफेस टेंशन ही काम करेगा ना ड्रॉप पे, कि उसके खिंचाव पैदा करके छोटा कर दे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और एरिया कम लेता है वो, ठीक है। इसीलिए रेन वाटर क्या होता है, स्फेरिकल। फिर से समझो, जैसे पानी का एरिया है, पानी की बूंद गिरी तो अभी बताया ना, वो खिंचाव पैदा करता है एक, तो इसको छोटा कर देता है। क्या करता है, छोटा कर देता है, ठीक है। और अगर पानी की बूंद, कभी कभी देखा होगा बहुत ज़्यादा ही तेज पानी गिरता है तो एकदम पानी अंदर ही चला जाता है, गड्ढा गड्ढा करके, बूंदें नहीं बन पाती, जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जब तीव्र वर्षा होगी, तेज़ बारिश होगी। चलिए अब देखते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। देखो, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। पता है आपको, हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब सेम मैटर, एक ही पदार्थ, मतलब सेम मैटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको कोहेसिव अट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कोहेसिव फोर्स आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है। जैसे मान लो दूध है, ठीक है, एक सेमी है, दूध के जो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो वो कोहेसिव फोर्स है। और दूध को मैंने पानी में मिला दिया, तो दूध और पानी के जो इंटरैक्ट करेंगे वो एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं तो उसको एडहेसिव बोलते हैं, और सेम जो होंगे उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेन फॉल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स रादर देन अ फाइन मिस्ट। क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स लगता है पानी का पानी में, ठीक है। बिकॉज वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव, क्यों, सेम सब्सटेंस है, विच पुल इट्स मॉलिक्यूलर टाइटली टुगेदर फॉर्मिंग ड्रॉपलेट्स। अब पानी क्या लगाता है, कोहेसिव फोर्स लगाता है, ठीक है, इस वजह से। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, उसी का उल्टा कर दो, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ग्लू, फेविकोल आर दी एडहेसिव इन नेचर, ठीक है। ग्लू है, फेविकोल है, सब कैसे हैं, एडहेसिव नेचर के, तभी तो देखो चिपक जाते हैं वो, है ना। एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स। देखो, अब आपने पानी में तेल मिला दो, है ना, तो तेल देखोगे ऊपर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस है, मिक्स ही नहीं हो पा रहे तो अलग ही दिख रहा है वो। वही अगर आप दूध पानी मिलाओ मिल जाएगा, ठीक है। तो लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर बट हायर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। आपको याद रखना, ऑयल के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, वाटर के कोहेसिव फोर्स से कम है। पर अगर आप वही चीज़, वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन ऑयल सरफेस, तो वो घुल जाएगा। मतलब समझे, जैसे एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, मतलब कह रहा है, जब आप देखो पानी को, जब आप पानी को तेल के सरफेस पे डालोगे तो वो क्या बना लेगा, एक ड्रॉप बनाएगा, पानी ड्रॉप बनाएगा। पर आप अगर यही उल्टा काम करो, तेल को डालो पानी के ऊपर, तो वो ड्रॉप नहीं बनाएगा, वो फैल जाता है। क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम होता है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलिए अब कैपिलैरिटी देखते हैं, क्या होता है कैपिलैरिटी। देखिए कैपिलैरिटी क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें पाइप अगर ऐसे डाल दो और हल्का सा इसको मुंह से सक करके हवा निकालो, तो ये तुरंत पानी यहाँ से चढ़ के नीचे गिरने लगता है ना। तो इसको कैपिलैरिटी बोलते हैं। लालटेन देखी होगी, जो लालटेन में दिया डालो वो जलता है, दिया देखा होगा, बत्ती डाल दो तो तेल ले लेके जलता रहता है। ये सब कैपिलैरिटी की वजह से होता है। पेड़ों में पानी भी कैपिलैरिटी की वजह से ही जाता है, ठीक है। तो कैपिलैरिटी ट्यूब इज़ अ ग्लास ट्यूब विथ अ वेरी स्मॉल डायमीटर ओपन एट बोथ एंड्स। अब ये देखिए कैपिलरी ट्यूब है, इसको दोनों तरफ से खुला है, डाल दिया, एक में पानी है एक में मरकरी है। अब पानी की डेंसिटी कम है तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से चढ़ने लगेगा, और मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये देखिए नहीं उतनी तेज़ी से चढ़ पा रहा है। यानी द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब सरफेस टेंशन जनरेट हो रहा है ना, इसमें कम जनरेट हो रहा है तो ये नहीं चढ़ पा रहा है, इसमें ज़्यादा जनरेट हो रहा है। लिक्विड विच वेट द ग्लास राइजेज अप एंड लिक्विड विच डज नॉट वेट द ग्लास फॉल डाउन। अब देखिए, जैसे मरकरी है, चिपचिपाती है तो नीचे आ जाती है और पानी ऊपर चढ़ जाता है। When the capillary tube is kept standing in mercury, the mercury level fall down in tube
इन कंपेरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ एक्सटर्नल ऑफ मरकरी, ठीक है। तो आपको याद रखना पानी का देखो क्या तेज़ी से बढ़ रहा है, मरकरी का नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स पेपर में अक्सर एग्जाम्पल्स ही पूछता है, डेफिनेशन तो प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे कि वाटर एंड मिनरल जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्लांट रूट्स के थ्रू लीव्स में जो जा रहे हैं वो किसकी वजह से जा रहे हैं, जाइलम टिश्यूज़ की वजह से, विच एक्ट एज अ कैपिलरी ट्यूब, किसकी तरह काम करता है, कैपिलरी ट्यूब की तरह वर्क करता है वो, पहली चीज़। ड्राइंग ऑफ इंक टू द निब, आप देखते हो ना इंक भरते हो कभी ऐसे ड्रॉप से निब से भर के फिर उसमें पेन में डालते थे जो बचपन में फाउंटेन पेन में, वो भी किसकी वजह से होती है, कैपिलरी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि पानी में सरफेस टेंशन कम हुआ, इसका ज़्यादा दबाया, खींच लिया उसको। लाइटिंग ऑफ कैंडल्स एंड विक ऑफ लैम्प, देखा ना अभी लालटेन जो जलती है, मोमबत्ती जो जलती है, ये सब कैपिलरिटी की वजह से जलती है। ब्लोटिंग पेपर विच इज़ यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल्ड इन लिक्विड, ये भी आपका किसकी वजह से होता है, कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विसोसिटी क्या होती है, ठीक है, विसोसिटी क्या है, ठीक है, विसोसिटी क्या होती है। अब जैसे आपने देखा होगा एक तरफ मैंने डाल दिया कोल तार, काला काला नहीं जो डालते हैं, और एक तरफ डाल दिया पानी, तो आप किस में फिसल जाओगे, कोल तार में फिसल जाओगे। तो विस्कोसिटी वो होती है, देखिए हर लिक्विड कुछ रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस मतलब जिससे आप उस पर चल सको, है ना। पानी पड़ा होगा तो आप इतना चल लोगे, पर उसमें अगर मैं शहद डाल दूँ या कोल तार डाल दूँ तो आप फिसल जाओगे, है ना, क्योंकि कोल तार की विस्कोसिटी ज़्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी मतलब चिकनापन एक तरह से समझ लो। तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस, कोई भाई नहीं होता, कुछ तो रेजिस्टेंस देते ही हैं, एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द मोशन, रेजिस्टेंस मतलब जो चलने पे आपका विरोध करे, ठीक है, जो आपको चलने ना दे, जो फ्रिक्शन करता था। दिस रेजिस्टेंस टू फ्लूइड इज लाइक एन इंटरनल फ्रिक्शन एनालोगस टू फ्रिक्शन, मतलब सेम फ्रिक्शन की तरह हर लिक्विड आपको क्या करता है, चलने का विरोध करता है। आप चलना चाहोगे आपको फिसलाना चाहेगा हर लिक्विड, पर लिक्विड में चलने में दिक्कत होती है ना, प्लेन जगह ही तो चल पाओगे, घर में पोछा लगा होगा तो चलने में दिक्कत होगी, है ना। व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस, ठीक है, जब भी सॉलिड कोई सरफेस पे चलता है और अगर उसमें चिकनापन है तो वो विरोध करेगा चलने का, इसी को विस्कोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी बोला जाता है। अब जैसा एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसकी पहले यूनिट याद रख लीजिए, पॉइजली होती है इसकी यूनिट, विस्कोसिटी की यूनिट पॉइजली, पूछ सकता है आपसे पी आई, ठीक है। जनरली जो होता है देखिए, जो थिन लिक्विड होते हैं जैसे वाटर है, अल्कोहल है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोल तार, ब्लड और ग्लिसरीन, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी कम होगी, कोल तार, ब्लड, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल लेयर ए बी सी, ए इज़ मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, बी हैज़ मोर देन ए एंड सी हैज़ विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब अगर 3 लेयर बना दो ना, पानी की और आपकी ब्लड की और कोल तार की, तो किसकी ज़्यादा होगी, कोल तार की ज़्यादा होगी, पानी की ज़्यादा होगी लिक्विड से, ठीक है। इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट लेयर्स ट्राई टू स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ लेयर विच इज़ जस्ट अबव इट, मतलब ये तो ऐसे ही है। अब अगर आपको फ्लो ऑफ लिक्विड मेंटेन रखना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगेंस्ट विस्कस फोर्स। अब जैसे मान लीजिए बहुत कोल तार पड़ा हुआ तो आप एक्सटर्नल फोर्स उसमें कुछ लगा दो, पानी डाल दो तो वो हट जाएगा, है ना, इसकी वजह से। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोज द रिलेटिव मूवमेंट अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो आप पहली डेफिनेशन याद रखो और उसका एग्जाम यूनिट याद रखो, बहुत है। दूसरा जो आपको याद रखना है, कंसनट्रेटेड लिक्विड जैसे हनी है, ग्लिसरीन है, गिव ग्रेटर वेलोसिटी सो देयर फ्लो स्टॉप रैपिडली। अब देखो ना, शहद डालो इतनी तेज़ी से क्या फिसल पाएगा, रुक जाएगा, वहीं पानी डालो आराम से पूरा बहता चला जाएगा, है ना। तो जिसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है वो कैसा होता है आपका, मतलब ग्रेटर विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब बस इतना समझो चिपचिपापन, तो इतना ज़्यादा बह नहीं पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। पर और ये चीज़ें बहुत याद रखनी है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी क्या होती लगेगी, लिक्विड की कम होने लगेगी, ठीक है। और द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की भी विस्कोसिटी बढ़ेगी। और विस्कोसिटी ऑन एन आइडियल फ्लूइड इज़ ऑलवेज ज़ीरो, कोई आइडियल फ्लूइड है तो उसकी ज़ीरो होगी, पर कोई ऐसा होता नहीं जो आइडियल फ्लूइड हो। नो विस्कोसिटी इज़ देयर इन सॉलिड, सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होती, सिर्फ लिक्विड में होती है, आइडियल फ्लूइड की ज़ीरो होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, माफ़ कीजिएगा। और विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। लिक्विड में उल्टा होता है, गैस में डायरेक्ट रिलेशन है, सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती है। 3 पॉइंट एकदम रामबाण है, याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं बायोएंट फोर्स क्या होता है। बायोएंट फोर्स,
देखिए लिक्विड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो लिक्विड भी एक ऊपर की दिशा में फोर्स लगाता है, उसको बायोवेंट फोर्स बोलते हैं। अब देखिए जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसमें बायोवेंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। छोटी सी यहाँ पे एक निडल डाली तो उसमें जगह ही कितनी है, तो वो बायोवेंट फोर्स कम लेगी, इसलिए ये क्या होगी, डूब जाएगी। और जो एरिया ज़्यादा होगा तो बायोवेंट फोर्स ही ज़्यादा लगेगा, तो वो तैरती रहेगी, क्या होगी, तैरती रहेगी। तो क्या होता है बायोवेंट फोर्स, व्हेन अ सॉलिड इज पोर इनटू अ लिक्विड, सॉलिड को जब भी आपने लिक्विड में डाला, देर इज़ अ लॉस ऑफ वेट इन द सॉलिड। कभी ट्राई करा होगा, अद्धा ले लो, पत्थर ले लो, पानी में डालो और पकड़े रहो, तो आपको बहुत हल्का लगेगा, लगेगा ही नहीं कि आपके हाथ में वो पत्थर है। क्यों, क्योंकि पानी भी अपवर्ड दिशा में फोर्स लगाता है, उसी को बायोवेंट फोर्स बोलते हैं। तो दिस अपारेंट लॉस इज ड्यू टू द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय लिक्विड, मतलब जो पानी फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, उसी को बोलते हैं बायोवेंट फोर्स। सिंपल सी बात, समझ गए होगे क्या होता है बायोवेंट फोर्स। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लिक्विड लगाता है उसी को बायोवेंट फोर्स बोला जाता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ थ्रस्ट ऑफ अ मैटर इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब थ्रस्ट मतलब जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ, उसी को उसका अब थ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं, जो भी वो इसी बायोवेंट फोर्स पे ही काम करता है। क्या करता है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एक्चुअल वेट होता है पानी में, ठीक है, और माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब कहने का जैसे ये समझो आप आसान भाषा में, जैसे आपने पानी है ये, इसमें एक ईंटा अपने हाथ से पकड़ के डाल लिया, ठीक है, तो बाहर अगर उसका वेट 1 kg होगा तो पानी के अंदर उसका वेट 500 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो 500 ग्राम की कमी आई ना, ये कैसे कमी आई, क्योंकि इस पत्थर ने उतने 500 ग्राम पानी को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे एक आप ये एग्जांपल देखिए, जैसे ये पानी का वेट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट था 6 किलो, ठीक है। जैसे इसको पानी में डाला, इसका वेट कितना दिखा रहा है, देखो 4 किलो। क्यों, क्योंकि 2 किलो का बायोवेंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बायोवेंट फोर्स। और जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ये फोर्स लगाया, आप जैसे ही इस पानी को, इस मतलब इस ऑब्जेक्ट को इसमें डालोगे तो ये पानी तुरंत यहाँ से 2 किलो बह जाएगा। उतना ही पानी बहेगा जितना बायोवेंट फोर्स लगेगा। ये कमाल की बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं। क्या समझे आप, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। आपने क्या करा, 6 किलो का ऑब्जेक्ट डाला, अब ऑब्जेक्ट पे 2 किलो का बायोवेंट फोर्स लगा, तो उसका जो वेट है बाहर 4 ही किलो दिखाएगा, क्योंकि 2 किलो माइनस हो गया। और 2 किलो ये जो बायोवेंट फोर्स लगा वो उतना ही है जितना पानी डिस्प्लेस हो गया है, बाहर चला गया है। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आसान भाषा में। द प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल कैन बी समराइज्ड एज द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी। क्या बोला मैंने, लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी, जो सबमर्ज थी अभी देखा ना, इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। मतलब फिर से देखो, ये फिर से पढ़ो और फिर से देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज, कितना लॉस हुआ, 2 किलो का, इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, और फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हुआ, 2 किलो का। तो समझे साइंस में ये अच्छा होता है, याद नहीं करना पड़ता अगर एक बार समझ में आ गया कि मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाओगे तो वो उतना ही वेट डिस्प्लेस करेगा, उतना ही वेट लॉस करेगा जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो 2 किलो वेट लॉस करा, 2 किलो लिक्विड डिस्प्लेस करा, और 2 ही किलो का बायोवेंट फोर्स लगा, ठीक है। बस यही याद रखना, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया आपका। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। कैसे, तो अभी आपको देखा, जब भी कोई चीज़ आप पानी में डालते हो उसमें 2 फोर्स काम करते हैं, एक ऊपर की तरफ, मतलब एक नीचे की तरफ, और एक पानी लगाता है ऊपर की तरफ। तो पहली कंडीशन है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तैर रहा है सिर्फ। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा अप थ्रस्ट से, मतलब बायोवेंट फोर्स से। ये ऊपर वाले से अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, देखो। और दूसरा, दोनों का बराबर है, दोनों का क्या है, मतलब जितना अप थ्रस्ट लग रहा है उतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये देखिए नीचे ही ऐसे आधा डूबा रहेगा। और जब ये पूरा डूब जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज़्यादा है बायोवेंट फोर्स से, ऑब्जेक्ट बहुत भारी है और ये उतना फोर्स लगा नहीं पाया, तो ये डूब जाएगा। तो ये 3 केस होते हैं, ठीक है, 3 केस होते हैं बस। व्हेन W इज़ ग्रेटर देन F, यानी वेट बहुत ज़्यादा है और बायोवेंट फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और दोनों बराबर हैं तो ऑब्जेक्ट मस्त फ्लोट करता रहेगा, ये देखिए। और जब अब थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा, वेट कम, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टार्ट टू कम अपवर्ड, तो वो ऊपर की तरफ आने लगेगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। हाउ मच पोर्शन ऑफ सॉलिड विल रिमेन इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, सच कैन बी कैलकुलेटेड। कितना ऊपर आएगा कितना ही, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है उसकी ऑब्जेक्ट की, किस पे, डेंसिटी पे, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड,
सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विथ हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विथ लेस डेंसिटी। मतलब अगर हाई डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, कैसी डेंसिटी हाई, तो वो कम डूबेगा, और अगर डेंसिटी जो है सिंक मतलब डेंसिटी बहुत कम है तो वो ज़्यादा डूब जाएगा। विल सिंक मोर इन लिक्विड विथ लेस डेंसिटी, मतलब पानी की अगर डेंसिटी कम है उसकी ज़्यादा है तो वो क्या कहेगा, तैरेगा, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट की कम है तो वो डूब जाएगा। ठीक है, समझ गए, डेंसिटी का खेल है सारा। आप देखो लकड़ी नहीं डूबती है, सुई डूब जाती है, क्योंकि सुई की डेंसिटी ज़्यादा है, लकड़ी की कम है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल, तो वो आराम से फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, फ्लोट, जब दोनों की डेंसिटी बराबर है। ध्यान रखो, देखो लिक्विड है और कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, फ्लोट करेगा। लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की कम, तो ये डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, लिक्विड की कम, तो भी डूब जाएगा। ठीक है, अब आता है पास्कल लॉ। क्या होता है दोस्तों पास्कल लॉ? अब जैसे पास्कल लॉ समझने के लिए एक चीज़ डायग्राम देखिए। जैसे ये अपने हाथ से इस बॉल को दबाएगा ना, तो सारे डायरेक्शन में ही प्रेशर लगेगा, सारे डायरेक्शन में ही, है ना। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ से प्रेशर लगाएगा अगर, तो ये ऑयल जो है फ्लूइड यहाँ से भर के इसको उठा देगा। मतलब एक डायरेक्शन में आप प्रेशर लगाओगे तो जहाँ जहाँ है वो लिक्विड सब जगह फैलेगा वो, है ना, सब जगह समान दिशा में फोर्स लगता है। यही पास्कल लॉ कहता है। क्या कहता है? पास्कल लॉ। चलिए अब एक बार पढ़ के देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। क्या कहता है पास्कल लॉ? दिस इज अननेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। मतलब अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे ब्लेज पास्कल ने डिस्कवर करा था। इफ़ ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम हाइट, द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट विल बी द सेम। मतलब अब ग्लास है, ठीक है, ग्लास देखो, ग्लास जो में पानी जो है सब जगह समान फोर्स ही लगाएगा वो। ठीक है, तो ये कहता है कि लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ही लगाता है। ठीक है, अगर वो सेम हाइट पे, अगर हाइट बदल दोगे ना, मतलब अगर इस हाइट पे, ये चीज़ ध्यान रखो, ये इस हाइट पे चाहे यहाँ छेद कर दो चाहे यहाँ, पानी बराबर दिशा से निकलेगा। पर अगर जैसे ही आप हाइट बढ़ा दोगे ना, यहाँ छेद करो तो ये दूर गिरेगा, ये वाला पास गिरेगा, क्योंकि हाइट बढ़ा दी आपने। बात समझो, क्या कहना है पास्कल लॉ का, कि सेम हाइट पे सभी डायरेक्शन में लिक्विड एक ही जैसा प्रेशर लगाता है। आप हाइट बदल दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी देखते हैं। कह रहा है द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्टडी और ऑर्डरली only till its velocity does not exceed a certain limiting value of it which is called critical velocity। मतलब समझिए, मतलब कह रहा है कि फ्लो जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, या किसी भी फ्लो जो है किसी भी लिक्विड का, तब तक नहीं बदलेगा वो जब तक वो एक्सीड नहीं करेगा अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को। मान लीजिए किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो जब तक उसको इतनी वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक वो लिक्विड क्या रहेगा, एक ही जगह ठहरा रहेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी बस इतना समझ लो, जितनी वेलोसिटी उसको चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, उसी को उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब आती है बर्नौलीज थ्योरम। ये देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है। दिस स्टेट्स दैट फॉर ऑल पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रीम लाइन is an incompressible and non-viscous fluid flowing steadily. The sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant. सिंपल सी बात ये याद रखो, जो प्रेशर लगाते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये जो होती है कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वेंटूरी मीटर। क्या यूज़ करते हैं? वेंचुरी मीटर इज़ बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम। नाम याद रखिए, पूछ सकता है वेंचुरी मीटर किस पे बेस्ड है, तो वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम बाय विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किस में मापते हैं, तो वेंचुरी मीटर पे मापते हैं। और ये बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। किस पे काम करता है? बर्नौलीज थ्योरम पे। इसकी खोज किसने करी थी? डेनियल बर्नौली ने करी थी, बस इतना याद रखना, डेनियल बर्नौली ने। इनका जन्म 1700 में और मृत्यु 1782 में हुई थी। रॉबर्ट हुक, इन्होंने भैया क्या डिस्कवर करा था? इन फ्रेश वाटर इजली ऑफ वेट इन सीरीज। ये तो अभी हम लोग उसमें कर लेंगे। डिस्कवर लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, ये याद रखना। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये पूछ सकता है आपसे, रॉबर्ट हुक, ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। तो अब ये है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा। आज इतना पढ़ा है हमने, बर्नौली थ्योरम, क्रिटिकल वेलोसिटी, पास्कल लॉ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। एग्जाम में आपके काफ़ी इससे सवाल बन सकते हैं। बायो एंड फोर्स, विस्कोसिटी,
कैपिलैरिटी, कोहेसिव एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी। ठीक है, तो इतना आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट ज़रूर बना लीजिए। कोई कॉन्सेप्ट में कमी आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में से पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं आशीष तिवारी 1188 करके। ठीक है, किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, सारे डाउट्स आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, प्री मेंस ऐसे और जो यूपी जीके के पेपर है सब कुछ मिल जाएगा आपको। बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिहार पीसीएस के लिए भी आपको मिल जाएगा सब कुछ, मतलब किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू लगाने में आसानी होगी। जितना बता रहा हूँ बस उतना याद रखो, क्योंकि साइंस का पेपर स्कूल में देने नहीं जाना है, इतना टेक्निकल नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में सवाल अटेम्प्ट हो जाए। नमस्कार।